नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जनरल साइंस का कोई भी एक टॉपिक लेकर उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, आजकल सभी छोटे बड़े एग्जाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चन जरूर होते हैं, जैसे रेट, पटवार, राजस्थान पुलिस, रेलवे या आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो इस सीरीज में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनकी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और मित्रों, आज जो प्रश्न हम देखेंगे उनकी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम इसके आज पहले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो बचेंगे वो उसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की? इसका ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक या ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मित्रों 1665 ईस्वी में कोर्क की कोशिकाओं को देखा था तथा इन्हें सेल्यूली नाम दिया। क्या नाम दिया मित्रों? सेल्यूली नाम दिया। मित्रों, कोर्क क्या होता है? तो कोर्क जो है, जो हमारे बड़े वृक्ष होते हैं, जो जिनकी बहुत उम्र हो चुकी है, ऐसे वृक्षों की जो बाहर की छाल होती है, जो मृत होती है, उस बाहरी छाल को हम कहते हैं कोर्क। तो रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस कोर्क का एक स्लाइस लेकर, उस कोर्क का एक टुकड़ा लेकर उसका अध्ययन किया, और उसमें कुछ कोशिकाएं देखी जिन्हें क्या नाम दिया? सेल्यूली नाम दिया। मित्रों, एक्चुअली में उसने देखा क्या था? तो उसने ऐसे छोटे छोटे कक्ष या छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए कक्ष देखे थे। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना देखी, जिसमें इसे छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए। इन कक्षों को इसने सेल्यूली नाम दिया। इन कक्षों को क्या नाम दिया? सेल्यूली। सेल्यूली जो है मित्रों, वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या छोटा कक्ष। तो इसने इन छोटे कक्षों को सेल्यूली नाम दिया, बाद में इन्हें सेल कहा गया। तो मित्रों, इसने जो देखा था, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो कोर्क कोशिकाएं थी, और कोर्क मृत छाल होती है, इसलिए ये कोशिकाएं भी कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। सभी कोशिकाएं मृत थी। कब देखा? तो 1665 में देखा। तो इसका आंसर तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लेकिन फिर जीवित कोशिकाओं को किसने देखा? तो जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखने का श्रेय जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक को। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं को देखा तथा उन्हें एनिमल क्यूल नाम दिया। एनिमल क्यूल नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल्यूली, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने दिया एनिमल क्यूल। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाएं देखी थी, और वो देखी थी 1665 ईस्वी में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। मित्रों, अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि सर्वप्रथम कोशिकाओं को देखने का श्रेय या कोशिकाओं की खोज किसने की, तो उसका आंसर तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। क्या नाम दिया? सेल्यूली। सेल्यूली लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कक्ष या छोटा कमरा।
कहाँ देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा कोर्क की कोशिकाओं का, कोर्क स्लाइस का अध्ययन करके। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, तो उसका आंसर हो जाएगा एंटोन वन लीeuwenhoek। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति सेल वॉल, ऑप्शन बी लवक प्लास्टिड, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मित्रों उपयुक्त सभी। ये सभी जो है वो पादप कोशिकाओं की विशेषताएं होती है। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं कुछ मात्रा में होती है पर वो अपवाद स्वरूप होती है जंतु कोशिकाओं में। बाकी ये विशेषताएं जो है वो किसकी है? पादप कोशिकाओं की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? ए गोल्जिकाय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, या डी केंद्रक। तो क्या लगता है मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमान एवं फ्लेमिंग ने 1894 में, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। खोज तो किसने की? अल्टमान एवं फ्लेमिंग ने 1894 में, और नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये क्यों कहा जाता है? तो देखिए मित्रों, कोशिकाएं क्या है कि खुद श्वसन करती है। तो जब उनमें ऑक्सीश्वसन होता है तो ऑक्सीश्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है, ऑक्सीश्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का एक रूप होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा का एक रूप होता है। तो कोशिका के ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये डायग्राम देखिए आप, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ये है अपना डीएनए, ये छोटे छोटे होते हैं राइबोसोम्स, जो इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। जो बाहरी परत होती है वो आउटर मेम्ब्रेन, भीतरी जो परत होती है वो इनर मेम्ब्रेन। बाहरी परत और भीतरी परत के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें एक टेनिस के रैकेट के आकार के बहुत सारे कण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम F1 कण। ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ऐसे जो ये फोल्ड पाए जाते हैं, ये वलन पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को या वलनों को, इन उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं मित्रों? क्रिस्टी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा मित्रों इस प्रकार है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? 4 वैज्ञानिकों के नाम है हमारे पास, पाश्चर, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, या टी स्वॉन। ऑप्शन है हमारे पास केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, या 2 और 4। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, मतलब स्लाइडेन एवं स्वॉन। इन दोनों ने अलग अलग अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं।
देखिए, ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन का पूरा नाम है मैथियास स्लाइडेन। ये जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक या वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने 1838 में तथा जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक टी स्वॉन यानी थियोडोर स्वान ने 1839 में अध्ययन करके यह पाया और ये धारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और इस अवधारणा को कोशिका सिद्धांत कहा गया। तो ये प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया मैथियास स्लाइडेन और टी स्वॉन यानी थियोडोर स्वान। कहाँ के थे दोनों? दोनों थे जर्मनी के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारगम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। पारगम्य का अर्थ है ये कोशिका भित्ति है मान लो, और इस कोशिका भित्ति से एक साइड में हमने विलेय के और विलायक के दोनों के कण रख दिए, तो अगर ये दोनों कणों को अपने आर पार जाने दे रही है, कोशिका भित्ति विलेय और विलायक दोनों के कणों को आर पार जाने देती है, इसीलिए इसे एक पारगम्य कहा जाता है। मतलब पारगम्य होती है, सभी कणों को, विलेय के और विलायक दोनों के कणों को अपने आर पार जाने देती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? ए, डार्विन ने, बी, पुरकिंजे ने, सी, जॉन रे ने या डी, हैचिनसन ने? किसने दिया मित्रों? आंसर हो जाएगा इसका जीव द्रव्य शब्द दिया पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया या जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो दिया पुरकिंजे ने। कब दिया? तो मित्रों पुरकिंजे ने यह शब्द दिया 1840 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा मित्रों, ये जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य होता है, मान लो ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है? कोशिका, पूरी कोशिका है ये वाली पूरी कोशिका है, और इसके बाहर ये क्या है? कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, या तरल रूप में हो या ठोस रूप में, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए हो गया, अपना केंद्रक हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाएं हो गई, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं और अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है, उन सबको मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। मतलब कोशिका भित्ति के भीतर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये शब्द पुरकिंजे ने दिया 1840 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? ए, लुवेनहोक ने, बी, टी स्वॉन ने, सी, होप मिस्टर ने या डी, रॉबर्ट ब्राउन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? तो मित्रों इसने की 1831 में। ऑर्किड पादप, ऑर्चिड एक पादप होता है, उसकी मूल की कोशिकाओं में, मतलब जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की और इसे एरिओला नाम दिया। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम दिया? एरिओला। यह मतलब केंद्रक, यह कोशिका की सभी क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, मतलब कोशिका जितनी भी क्रियाएं करती है उन सब का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। ठीक है मित्रों, तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड पादप की मूल कोशिकाओं में, और इसे नाम दिया क्या? एरिओला। केंद्रक जो है वो कोशिका की सभी क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है मित्रों। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारे पास लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम या ऑप्शन डी गोल्जिकाय। क्या हो जाएगा मित्रों आंसर इसका? आंसर जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज की डी ड्यू नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की 1955 में। ठीक है मित्रों। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों लाइसोसोम में जो है वो बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इन पाचक एंजाइमों की सहायता से कोशिका जो भोजन ग्रहण करती है, कोशिका जो भोजन ग्रहण करती है, लाइसोसोम इन पाचक एंजाइमों की सहायता से उस भोजन का जो है पाचन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से लाइसोसोम खुद फट जाता है। लाइसोसोम की जो झिल्ली है, जो परत है, वो क्या होती है, फट जाती है। तो फटने की वजह से जो इसके भीतर जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो कोशिका में मुक्त हो जाते हैं और उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं। जिस कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है, ये पाचक एंजाइम उसी कोशिका का पाचन करके उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। खोज किसने की? डी ड्यू ने 1955। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन करता है? नंबर 1 ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी गोल्जी काय। क्या हो जाएगा मित्रों आंसर? तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है हमारा राइबोसोम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जो है मित्रों रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में सेम की जड़ों की कोशिकाएं, सेम एक पौधा होता है जिसमें फली होती है, सेम की फली, तो सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की किसने? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में। राइबोसोम जो है कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर पाए जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो प्रश्न है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए भोजन का पाचन, बी भोजन का अवशोषण, सी भोजन का स्वांगीकरण या डी भोजन का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भोजन का ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही ऊर्जा निकलती है, जो किस रूप में संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में भोजन के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लवक या डी गोल्जिकाय। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या गोल्जिकाय। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लवक यानी प्लास्ट। ये जो है कोशिकाओं के सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं।
लवक या प्लास्टिड। लवक जो है मित्रों, लवक की खोज तथा नामकरण, लवक की खोज तथा नामकरण किया गया हैकेल द्वारा। किसने किया? हैकेल ने। कब किया? 1865 ईस्वी में। लवक की खोज तथा नामकरण हैकेल 1865 में। लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी मतलब जो रंगहीन होते हैं, जिनमें रंग नहीं पाया जाता है। ये पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, मतलब जड़ों में रहते हैं। कौन से लवक? अवर्णी लवक, इन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये होते हैं हमारे वर्णी लवक। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये जो है मित्रों पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। ये रंगीन होते हैं। तीसरे होते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये पत्तियों में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी गोल्जिकाए, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की कीथ पोर्टर ने कब? 1945 ईस्वी में। कहाँ पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका? तो पाई जाती है कोशिका द्रव्य और मतलब साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य मैंने बता ही दिया आपको। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले समस्त पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये देखो मित्रों, ये है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। ये केंद्रक से जुड़ी होती है। 2 प्रकार की होती है, स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए यह खुरदरी होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? मैंने पहले भी बताया ये भी। ऑप्शन ए ऑक्सीसोम, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी मैट्रिक्स या ऑप्शन डी माइक्रोसोम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टी। ऑप्शन बी क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। ये देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो, ये जो भीतर की परत है इस प्रकार मुड़ी होती है अंदर की तरफ, ऐसे जगह जगह पर मुड़ी होती है और इसके मुड़ने से अंगुली के समान ऐसे उभार बन जाते हैं। दोनों साइड ऐसे उभार बन जाते हैं और इन उभारों को यानी इन वलनों को, इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारे पास गन्ना, बी मनुष्य, सी ओफियोग्लोसस या डी माइकोप्लाज्मा। गन्ना, मनुष्य, ओफियोग्लोसम या माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम एक प्रकार का छोटा पौधा होता है। इसका साइंटिफिक नेम है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटा। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटा।
ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटा। इसमें सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा आज का, और प्रश्न है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? तो CCMB का मुख्यालय यानी कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। CCMB की फुल फॉर्म जो है वो है मित्रों सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करनी हो तो नीचे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।